हरियाणा से खबर है। हरियाणा के चरखी दादरी पिटाई हत्याकांड से जुड़ी खबर। चरखी दादरी मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में नहीं मिला गोवंश का मांस। मांस पकाने के आरोप में युवक की पिटाई की गई थी। भीड़ की पिटाई से युवक की मौत हो गई थी और अब जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आई है, जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो तथ्य निकल कर आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो गोवंश नहीं मिला है। जांच रिपोर्ट में गोमांस की जो बात कही गई थी, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। हरियाणा के चरखी दादरी में बीते 27 अगस्त को गोमांस खाने के आरोप में भीड़ ने युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। लेकिन जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो मांस खाया गया वो गोवंश था ही नहीं। क्या है पूरा मामला, इसकी डिटेल आपको बताते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है ये जानिए। बरामद मांस गोमांस नहीं था, लैब रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। साथ ही फरीदाबाद के सरकारी लैब में जांच हुई। पिटाई कांड के बाद लिए गए थे मांस के नमूने भी, सैंपल लिए गए थे। पूरा मामला दरअसल क्या था, गोमांस पकाने के आरोप में युवक को पीटा गया था। भीड़ की पिटाई से साबिर मलिक की मौत हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पूरा बवाल हुआ और ये मामला सामने आया। और सीधे चलेंगे मथुरा, जहां आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। डेवलपमेंट नहीं, क्वालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ताओं के गुणात्मकता के भी बहुत आयाम है, उसको विस्तार से मैं अभी नहीं बताऊंगा। शाखा के शारीरिक कार्यक्रम है, सेवा कार्यक्रम है, बौद्धिक दृष्टि से कार्यक्रम है, स्वयंसेवकों के गुण व्यवहार हैं। ऐसे कई प्रकार के क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी कैसे कैसे होना चाहिए, वो भी हमारे एक आग्रह रहता है। उसका भी हमने इसमें यहाँ चर्चा की है। दूसरा एक मुख्य विषय, समाज के किसी भी कष्ट में, संकट में स्वयंसेवक तुरंत दौड़ता है। अच्छी बात है। आजकल समाज में बहुत सारे लोग और संस्थाएं भी, जब नए प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। हम उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। स्वयंसेवक तो सदा इस विषय में जागरूक रहता है। पिछले दिनों में 4 ऐसे प्रमुख चीज़ों को मैं आपके सम्मुख केवल शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में। 25,000 परिवारों तक सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। किसी को जान बचाना है, कहीं किसी के मकान खोया, कहीं आहार पहुंचाना है, ऐसे फूड पैकेट पहुंचाना है, कपड़े पहुंचाना है। ऐसे 25,000 परिवारों तक सहायता की। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड केरल में लैंडस्लाइड हुआ जुलाई में। लैंडस्लाइड होने के अनुभव यहाँ के लोगों को शायद नहीं है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ इसलिए मैं बताऊँगा। जो पहाड़ रहता है वो एकदम बारिश के दिनों में पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है, पहाड़ के, तो गांव के गांव उसमें धंस जाते हैं। वायनाड में हुआ इस बार। तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहाँ जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये सब किए। वहाँ मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे। सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहाँ किए। वो पहाड़ के क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये कार्य जो किया, मुस्लिम बंधुओं के जिनके मृत्यु हो गई थी, मुस्लिम परिवार से उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पद्धति के अनुसार करने के, उनको जो जिनको करना था, ऐसे लोगों की हमने सहायता की। करना तो उनको ही था क्योंकि वहाँ पद्धति ऐसे रहती है। हिंदू परिवारों के 66 मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार संघ के स्वयंसेवकों ने किया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ आई, 81 बस्ती में भोजन पैकेट, पेयजल, दवा ऐसे करने का कार्य किया। सोमनाथ, जामनगर तथा द्वारका में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुए, उस समय भी
संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार के सेवा कार्य किया। तो ऐसे इन सारे विषयों को यहाँ हमने विचार किया। देवी अहिल्याबाई होलकर एक अत्यंत कुशल शासक, आजकल गुड गवर्नेंस की बात बहुत होती है। 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर केंद्र से मालवा में, मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास उनकी राजधानी थी। उन्होंने जो कार्य किया वह अद्भुत है। उन्होंने सामाजिक जागृति, धर्म श्रद्धा, धर्म केंद्रों की रक्षा, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और कृषि व्यवसाय के लिए समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता और ग्राम के पुनरुद्धार और कई जगह पर उन्होंने जो कार्य किया है, कुशल एक प्रशासक के नाते उनके परिचय कई लोगों के ठीक से नहीं है। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार काशी में भी किया, दक्षिण में गोकर्ण में भी किया, दूर दूर स्थानों तक उनके नाम हैं, लेकिन कुशल शासक भी थे। उस दृष्टि से उनके 300 वर्ष के कार्यक्रम को, अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 1300 कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 2 लाख लोग, 1,96,000 लोग उसमें सहभागी हुए हैं। एक संदेश इससे देना चाहते हैं। रानी अहिल्याबाई ने लोकमाता पुण्य श्लोका करके उनके प्रसिद्धि हैं। अपने देश में 300 साल पहले भी एक महिला प्रशासक जिस प्रकार जनता के लिए कार्य करना और स्टेट पावर, राज्य की शक्ति जनता के हर आयाम को कैसे छू सकता है, और आज भी 300 साल के बाद भी वहाँ के परिवार, और बिहार में अभी अभी एक घटना हुई, वहाँ जो लोग राजस्थान से 300 साल पहले कुछ परिवारों को वहाँ ले गई रानी, आज भी वो याद करते हैं। हमको यहाँ मंदिर बनाने के लिए रानी लाई, उनको बसाया, उनके रक्षा की व्यवस्था की। आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं, हम उस परिवार के हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अखिल भारतीय दृष्टि रखकर केवल मेरे राज्य के चिंता ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। ये एक संदेश इस कार्यक्रम से हम देना चाहते हैं। भारत के एक लोकप्रिय प्रशासक के क्या उदाहरण हो सकता है। राम राज्य के किसी युग के बारे में लोग कहते हैं, आज भी उस प्रकार के करने का 300 साल पहले उन्होंने जो किया वो एक प्रेरक उदाहरण है। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को लिया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो शताब्दी वर्ष कार्यक्रम है उसको हम पंच परिवर्तन के आग्रह को करेंगे, और विजयदशमी उद्बोधन में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई विषयों को स्पर्श किया था, कुछ विषयों को समाज के सामने लाया देश के अंदर के चुनौतियों के संदर्भ में। तो हमने एक सत्र में यहाँ चर्चा भी की है। वर्तमान परिस्थिति में समाज को भी अपनी दृष्टि से एकता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए अपने भूमिका निभानी चाहिए। शासन प्रशासन जो करेंगे उसके लिए भी योग्य रूप से वहाँ विषय पहुँचाना चाहिए। अब ड्रग्स लेते हैं नौजवान, ड्रग्स आने के रोकना शासन के काम है, लेकिन नौजवान उसके प्रति आकर्षित ना हो, उसके शिकार ना बने, ये घर घर के संस्कार भी होना चाहिए। समाज में भी उसके लिए एक वातावरण बनना चाहिए। तो इसलिए संस्कार देने का काम संघ जैसे सामाजिक अभियान का है। तो इसको हम आग्रहपूर्वक करते हैं। तो दत्तात्रेय होसबाले को आप सुन रहे थे। आरएसएस की वार्षिक बैठक जो कि मथुरा में चल रही, इस दौरान दत्तात्रेय होसबाले अपनी बात को रख रहे थे। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य में 2 साल से खाली सरकारी पद को खत्म किया गया। हिमाचल में खाली पड़े 40% पद खत्म किए गए। सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बीते 2 साल से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया है। सरकार के वित्त विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है।
दरअसल हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में 2 साल से जितने भी पद नहीं भरे गए हैं, उन पर अब कोई भर्ती नहीं होगी। इन पदों को अब खत्म करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1,70,000 पदों का बैकलॉग चल रहा है। ऐसे में करीब 40% पद इस आदेश के तहत आए हैं और अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। उन्होंने अपने आदेश में 2012 में जारी हुए एक पत्र का भी हवाला दिया है। आर्थिक बोझ से दबे होने की वजह से हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ये फैसला लिया है। इस फैसले से 50,000 से ज्यादा पदों पर नौकरियां खत्म हो जाएगी। हिमाचल सरकार के इस फैसले से लाखों युवाओं के सपनों पर असर पड़ेगा। रोजगार के अवसर और कम हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी के अवसर भी घटेंगे। हिमाचल प्रदेश में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवा इस फैसले से मायूस हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अब विपक्ष भी सुक्खू सरकार पर सवाल उठा रहा है। और अब आप सीधे सुनते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू को। रिलेटेड मामला है क्योंकि आज आपका स्पेसिफिकली इसी पे फोकस है। आपने एक कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है 5 पोस्ट बोर्ड पेपर लीक वाले जिनको दिए हैं। उस कैबिनेट सब कमेटी की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं? लास्ट बैठक में भी जो ऑफिसर्स कमेटी की एक रिकमेंडेशन है उसको ओवररूल करने को कोई रेडी नहीं है। ना लॉ डिपार्टमेंट है, ना पर्सनल है, ना विजिलेंस ब्यूरो है। तो अब वो या तो कैबिनेट को शायद ये भेज रहे हैं कि फुल कैबिनेट ही डिसाइड करे कि पेपर लीक के मामलों का क्या करना है। नहीं, जहाँ तो भ्रष्टाचार की आएगी, जहाँ बहुत ज्यादा पेपर लीक हुए होंगे, वहाँ तो अब लॉ को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जाएगा। सर, आज से जो आपका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में किसानों का आज चक्का जाम। भगवंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर कई जगह प्रदर्शन। समय पर धान की खरीद हो, ये प्रदर्शनकारियों की मांग है। प्रदर्शन की वजह से कई जगह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मांगे यही है कि केंद्र शेलर मिलर से समझौता करें। जो चावल प्रति क्विंटल कम निकल रहे हैं उसको समझौता छूट दे केंद्र सरकार। हम पंजाबियों से फिर सहयोग मांग रहे हैं। अगर पंजाब की खेती तबाह हो गई, पूरा पंजाब तबाह हो जाएगा। पंजाब की इकोनॉमी का सवाल है। और वहीं महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 नाम घोषित किए गए हैं। नागपुर साउथ से गिरीश पांडव को टिकट मिला है, तो जलगांव से स्वाति वाकेकर उम्मीदवार होंगी। आप पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में 48 और दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने अब तक 71 नामों की घोषणा की है। दूसरी लिस्ट में नागपुर साउथ से गिरीश पांडव को टिकट दिया है। वहीं मुंबई की 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इनमें कांदिवली, चारकोप और साइन कोलीवाड़ा शामिल हैं। कांदिवली ईस्ट से कालू बड़ेलिया को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं चारकोप से यशवंत जयप्रकाश सिंह को कैंडिडेट चुना गया है। इसके अलावा साइन कोलीवाड़ा सीट से गणेश कुमार यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इलेक्शन के मोड में पूरे तरह से महाविकास आघाड़ी करके सामने जा रहे हैं और हम महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्लियामेंट का इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा, उससे भी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, तो 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाविकास आघाड़ी में अभी तक कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने कुछ सीटों की अदला बदली के संकेत दिए हैं। देखिए पूरी खबर। कई दिनों के गतिरोध के बाद महाविकास आघाड़ी ने बुधवार को 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले की घोषणा की थी और शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र ने 85-85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अंतिम समझौते पर मुहर के लिए तीनों सहयोगियों के बीच बाकी 33 सीटों पर विचार विमर्श अब भी जारी है। खबर ये भी है कि यूबीटी और कांग्रेस में वर्सोवा और बायखला सीट पर सहमति बन गई है। बायखला सीट यूबीटी के पास रहेगी, वहीं वर्सोवा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने संकेत दिया है कि एमवीए के सहयोगी दल आपस में कुछ सीट की अदला बदली कर सकते हैं। 3 पार्टियां प्रमुख और मजबूत है, कांग्रेस और सबके एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। और बीजेपी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन को
भानुमति का कुनबा कहा है, जहां भ्रष्टाचारियों परिवारवादियों ने मिलकर झूठ पर गठबंधन किया है। बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन किया। ये भानुमति का कुनबा बिखर रहा है, लगातार टूट रहा है। हालात ये है कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते। मेरे सामने, मैं भी उपस्थित था उस समय, ये बात आई और 2 बार 3 बार उनने पूछा कि बात चल रही है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, और कांग्रेस के लीडर से पूछ के तो उनने पहला ये कहा कि नहीं, हम इंक्लाइंड नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं इतने सीट के लिए। अब वो बात कितनी किसको चाहिए में फिर अटकती है, तो वैसी बातें होंगी तो फिर दिक्कत होता है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी नए विवाद खड़े कर रही है। बीजेपी नेता वसंतराव देशमुख के एक बयान से कांग्रेस खफा है। ये हंगामा महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष बालासाहेब थोराट की बेटी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि आगजनी शुरू हो गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी नेता सुजय विखे पाटिल युवा मेला में शामिल होने पहुंचे थे और इसी मंच से बीजेपी के नेता वसंतराव देशमुख ने बालासाहेब थोराट की बेटी जयश्री थोराट पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इस बयान से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई कारों के शीशे तोड़ दिए और कुछ जगहों पर कारों में आग भी लगा दी, जिसमें सुजय विखे के काफिले की कार भी शामिल है। मामला इतना बढ़ गया कि खुद जयश्री थोराट पुलिस स्टेशन पहुंच गई और बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने वसंत देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। बालासाहेब थोराट संगमनेर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनकी बेटी उनके लिए प्रचार भी कर रही हैं। जयश्री थोराट पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला। एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि वसंत देशमुख ने जयश्री को लेकर बहुत गंदा बयान दिया है। सुले ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता सुजय पाटिल ने देशमुख के बयान का मौन समर्थन दिया है, जो शर्मनाक है। महाराष्ट्र के सतारा और मुंबई में पुलिस ने एक बार फिर से कैश बरामदगी की है। अलग अलग मामलों में 45 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कैश की बरामदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मुंबई के तिलक नगर इलाके से पुलिस ने 30 लाख रुपए की नकदी को पकड़ा है। ये पैसे कार से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कार मालिक को डिटेन किया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सतारा कराड़ में एक बोलेरो कार से 15 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। मुंबई और सतारा में मिले कैश के बाद पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है। पुणे में कार से 5 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद अब महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से कैश की बरामदगी हो रही है। इससे पहले नागपुर के जलगांव में पुलिस ने कसोदा गांव के पास एक कार की डिक्की से 1 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए थे। दूसरी बरामदगी जलगांव के अमलनेर इलाके में हुई थी, जहां पर एक गाड़ी से 16 लाख 38 हजार रुपए बरामद किए गए थे। पुलिस नागपुर में एक बाइक सवार के पास से भी 7 लाख रुपए की बरामदगी कर चुकी है। इससे पहले पुणे में 5 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर सामने आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट से शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया था और दावा किया गया था कि ये पैसे विधायकों को भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और बात मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की इस शूटआउट केस में पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आ रही है। कल लुधियाना और मुंबई पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाबा सिद्दीकी शूटआउट केस का पाकिस्तान कनेक्शन, ड्रोन से सरहद पार भारत पहुंचाए गए हथियार। मुंबई क्राइम ब्रांच सोर्सेज के मुताबिक अभी तक 4 पिस्टल रिकवर की गई है। इसमें एक ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक, दूसरा टर्किश मेड जुगाना, तीसरा ऑस्ट्रेलियन मेड ब्रेटा, जबकि चौथा देसी पिस्टल है। जिन 3 विदेशी पिस्टल का खुलासा हुआ है, इनका इस्तेमाल सिर्फ 70 देशों की आर्म फोर्सेस करती है। सवाल है कि आखिर भारत में बैन विदेशी पिस्टल यहां पर आई कैसे? सिद्दीकी शूटआउट केस की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को शक है कि इन हथियारों को बिश्नोई गैंग तक पहुंचाने में स्थानीय पाकिस्तान की गैंग या फिर आईएसआई भी हो सकती है। ड्रोन के जरिए भारत भेजने के बाद और उसके बाद हैंडलर्स के जरिए उसे मुंबई लाया गया, जिसने सिद्दीकी की जिंदगी की सांसें छीन ली।
इस बीच सोर्सेस के हवाले से खबर है कि लुधियाना और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सुजीत कुमार नाम के एक आरोपी को धामिया कला इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी हत्याकांड के बाद वो अपने ससुराल में छुपा हुआ था। इस मामले में कुल मिलाकर 15 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान हुए हंगामे को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की जान लेने की कोशिश की गई और बीजेपी ने इसकी साजिश को रचा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि विकासपुर इलाके में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया। वहीं बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही है, इसलिए पार्टी नया शिगुफा छेड़ रही है। आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता के कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं में भारी फ्रस्ट्रेशन है और भारी डर है कि लोग अब उनकी सभाओं में नहीं आ रहे, लोग उनकी पदयात्राओं में नहीं आ रहे और एक नया शगुफा आम आदमी पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमला करने वाले बीजेपी के पदाधिकारी थे और उन्हें गिरफ्तार करने की जगह दिल्ली पुलिस उनसे बात कर रही थी। वीडियो में साफ देखा गया कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स उन लोगों से जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा पे हमला किया, वीडियो में हमला किया, वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। उन लोगों से हंस के बात दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर रहे थे। और उत्तरकाशी में एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हुए बवाल में पुलिस एक्शन जारी है। पुलिस ने हंगामा करने पर 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखिए पूरा अपडेट। उत्तरकाशी मस्जिद मामले में पुलिस एक्शन तेज हो गई है। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को हिंदू संगठन की ओर से निकाली गई विरोध रैली में बवाल का मामला गर्मा गया है। रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। वहीं स्थिति तनावपूर्ण होने की वजह से प्रशासन ने जिला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, धरना प्रदर्शन करने तथा जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में एक मस्जिद हटाने की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ था। हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई जुलूस को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज करने पर लोग उग्र हो गए थे। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों के समर्थन में व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का फैसला किया। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और देखिए एक बार फिर से आपको बताएं बड़ी खबर हरियाणा के चरखी दादरी को लेकर। चरखी दादरी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जांच रिपोर्ट में नहीं मिला है गोमांस, ये जो खबर है वो सामने आ रही है। खुलासे के बाद चरखी दादरी पहुंची है टीवी9 की टीम। गोमांस पकाने के आरोप में युवक की पिटाई की गई थी। भीड़ की पिटाई से युवक की मौत हो गई थी। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी पूरे मामले की, जिसमें युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह पूरा जो मामला 31 अगस्त का यह पूरा जो मामला है जो खुलकर सामने आया था, अगस्त महीने का मामला। और पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, क्या जानकारी, क्योंकि इस युवक की पिटाई की गई थी और यह आरोप लगाया गया था कि इसके पास गोमांस है, और अब जो खुलासा हो रहा है इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या जानकारी आ रही सामने? देखिए, अगस्त में जो पश्चिम बंगाल और असम के रहने वाले तमाम जो मजदूर थे प्रवासी, वो ठीक यहीं पर रहते थे। इसी जगह पर वो लोग अपना परिवार के साथ रहते थे, खाना बनाते थे। कुछ लोगों का आरोप था, गौरक्षकों का, कि वो लोग यहाँ पर गौमांस पकाते हैं, जिसके बाद उनकी पिटाई की गई थी। और साबिर नाम का एक जो शख्स था, उसकी लाश संदिग्ध हालत में कुछ दूरी पर मिली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 6 अभी भी फरार हैं। लेकिन जब उनसे जो सैंपल बरामद हुआ था इस जगह से, उसकी जब लैब में पुष्टि की गई तो पता चला है कि वो गौमांस नहीं था, जबकि गौमांस बता करके ही उन लोगों की पिटाई की गई थी। आरोप लगाया गया था कि ये जहां जगह जो है यहीं पर तमाम लोग रहते थे और ठीक इसी जगह ये जो किचन टाइप का यहां पर बना रखा है, इसी में वो लोग गौमांस पकाते थे। तमाम जो गौरक्षक थे वहां पर यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उन लोगों ने यहां से भी मीट का जो सैंपल था वो लिया था और उसके बाद पुलिस ने भी यहां से मीट का सैंपल लिया था और उसको जब फरीदाबाद की लैब में भेजा तो अब यह पुष्टि हुई है
है कि वो गौमांस नहीं था और गौमांस के शक में ही साबिर और उसके दूसरे साथी की जबरदस्त पिटाई की गई थी और साबिर की लाश यहां से कुछ दूरी पर मिली थी। पुलिस का कहना है कि अब जो रिपोर्ट लैब से आई थी उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और बाकी जो 6 आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि जो 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं मारपीट और हत्या के मामले में उसमें 3 नाबालिग भी शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से गलत आरोप लगा करके साबिर की पिटाई की गई थी। बिल्कुल, तो ये बड़ा खुलासा, 10 अभी तक गिरफ्तार हो गए, 6 और आरोपी की गिरफ्तारी होनी है। 27 अगस्त को पूरा मामला सामने आया था और इसके बाद इसका जो वीडियो है वो आया था। शुक्रिया आपका। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बने, शक के आधार पर मार देना न्याय नहीं है। क्या जान लौटाई जा सकती है, ये सवाल पूछा अधीर रंजन चौधरी ने। अगस्त में ये घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले वो युवक थे शबीर, उनकी हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी गई। अब ये बताया जा रहा है कि जिस वजह से मारा गया था वो वजह सही नहीं थी, गोवंश नहीं था। एक व्यक्ति के पास सिर्फ शक के चलते एक व्यक्ति को हत्या किया जाते हैं। आरोप गोमांस, जांच पड़ताल हुई, गोमांस नहीं था, साबित हो गए। जान तो आप वापस नहीं दे सकोगे, जान तो चली गई एक बेचारी को। ये गरीब परिवार की रोजगार के लिए उनका एक बड़ा ताकत खो गई। आप जान वापस नहीं दे सकोगे, लेकिन हत्या करने में आप सफल हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपियों को पूरे शहर में घुमाया गया। इस दौरान सभी आरोपियों के पैरों में प्लास्टर भी नजर आया। भीलवाड़ा के माणिक्य नगर रोड पर चाकूबाजी करने वाले आरोपियों की पुलिस ने परेड कराई। 4 आरोपियों को शहर भर में घुमाया गया। इन आरोपियों के पैर में प्लास्टर भी दिखा और एक आरोपी के हाथ में पट्टी भी नजर आई। इन्हें जख्मी हालत में ही घुमाया गया। इन आरोपियों को पुलिस भीमगंज थाने से सूचना केंद्र तक लेकर गई। इस बीच आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी नजर आई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से भाग रहे 4 आरोपी घायल हो गए थे, जिनका इलाज कराया गया और फिर उनकी परेड कराई गई। भीलवाड़ा में पार्षद पति देवेंद्र सिंह और उनके 2 भतीजों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था। घटना से आक्रोशित लोगों ने मंगला चौक पर प्रदर्शन किया, जहां दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से पथराव और तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। भीलवाड़ा की घटना में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 केस दर्ज किए हैं और अब तक 31 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। गुजरात की क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 50 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें युवाओं के साथ कई महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। गुजरात की क्राइम ब्रांच की माने तो ये अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे थे। क्राइम ब्रांच पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई उन 2 मामलों के सामने आने के बाद की गई है, जिसमें फर्जी पहचान बनाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। बांग्लादेश से मानव तस्करी के तहत महिलाओं को भारत लाया गया था। 8 महिलाओं और 6 नाबालिग सहित बाकी लोगों को चंदोला झील, दानी लिमड़ा, शाह आलम और कुबेर नगर जैसे क्षेत्रों से पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य में करीब 250 बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में त्रिपुरा में पुलिस ने 3 जगहों से 18 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे 5 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि कार्रवाई की भनक लगने के बाद कई बांग्लादेशी नागरिक डर से बस्ती छोड़कर भाग गए। पुलिस का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से इन अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस योजना में तरुण प्लस नाम की नई श्रेणी भी जोड़ी है। मोदी सरकार ने जुलाई के बजट में ही इसका ऐलान किया था कि अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए होगी।
मोदी सरकार ने अब PMMY के तहत तरुण प्लस श्रेणी की घोषणा की है, जिसमें बैंक 20 लाख रुपए तक का ऋण मंजूर कर सकते हैं। सरकार ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। योजना के तहत 50,000 रुपए से 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि ये सीमा उन उद्यमियों के लिए बढ़ाई जा रही है जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले कर्ज लिया और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है। मौजूदा योजना के तहत बैंक 3 श्रेणियों में लोन प्रदान करता है, जिसमें किशोर को 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का लोन मिलता है, जबकि तरुण योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। सरकार ने अब तरुण प्लस श्रेणी का ऐलान किया है। इसमें अप्लाई करने वाले का बैंक में अकाउंट जरूर होना चाहिए और उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एयरबस C295 के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत और स्पेन सरकार के बीच हुए करार के तहत भारत में ही 40 विमानों का निर्माण हो रहा है। भारत का निजी क्षेत्र में बड़े सैन्य विमान बनाने का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड इस सपने को आखिरी उड़ान देने में लगा है और 28 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इसके अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन करेंगे। वडोदरा में पहला मेड इन इंडिया C295 विमान का निर्माण होगा। स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ मिलकर निर्माण होगा। भारत में निजी क्षेत्र का पहला सैन्य विमान है। पहला मेक इन इंडिया C295 सितंबर 2026 तक तैयार होगा। वडोदरा में बनाए जाएंगे 40 विमान। वडोदरा में तैयार हो रहे इन C295 परिवहन विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और वायुसेना को आखिरी विमान अगस्त 2031 तक मिल जाएगा। भारत और स्पेन सरकार के बीच हुए करार के मुताबिक 16 C295 विमान स्पेस की डिफेंस कंपनी तैयार करेगी और बाकी 40 विमान का निर्माण भारत में होगा। ईरान ने कल्पना भी नहीं की थी कि इजरायल उस पर कोई बड़ा पलटवार भी कर सकता है, लेकिन ईरान के अनुमान से परे इजरायल ने भीषण एयर स्ट्राइक की। आपको हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते कि कैसे इजरायल ने ईरान को दहलाया। दिन शनिवार वक्त रात के 2:30 बजे, जब ईरान चैन की नींद सो रहा था, तभी हुआ इजरायल की ओर से सबसे बड़ा पलटवार। ईरान के आसमान में बदले का बारूद बरसने लगा। इजरायल ने ऐसा अटैक किया जिसकी कल्पना भी शायद ईरान ने नहीं की हो। ईरान के 7 शहर के 20 ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की गई। करीब 3 घंटे तक ईरान के आसमान में बारूदी बारिश होती रही। हमले की यह दूसरी तस्वीर बयां कर रही है कि ईरान को लेकर इजरायल के मन में प्रतिशोध की कितनी ज्वाला थी। यही वजह है कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले किए गए। अटैक की तीसरी तस्वीर, ईरान के आसमान में इजरायली प्रतिशोध की एक गर्जना दिल दहलाने वाली है। मिडिल ईस्ट में विध्वंस की यह ज्वाला एक नई तबाही का आरंभ कहा जा सकता है, क्योंकि जंग के 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 मोर्चे खुल गए। हमले की चौथी तस्वीर, हमले से उठती आग की लपटें जितनी ऊंची हैं, उससे ज्यादा बड़ा है वो तनाव जो इस हमले के बाद से ईरान से लेकर इजरायल और पूरे मिडिल ईस्ट में छाया है। हमले की 5वीं तस्वीर, इजरायली हमले से पूरा ईरान थर्रा उठा। ईरान का पावर हाउस तेहरान इस आग की तपिश पूरी रात महसूस करता रहा। छठी तस्वीर, ईरान ने सोचा भी नहीं होगा कि इजरायल इस कदर पलटवार करेगा। इजरायल ने ईरान के ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और बड़ी चोट पहुंचाई। 7वीं तस्वीर, 1, 2, 3, 4, 5 बारूदी हमले की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इजरायल ने भी उसी स्टाइल में अटैक किया जिस स्टाइल में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर फायर किए थे। 8वीं तस्वीर, भले ही हमले की आग अब धुएं में तब्दील हो गई, लेकिन यह जाहिर है कि ईरान के दिल में बदले की नई आग जलने लगी। ऐसी आग जिससे महाविध्वंस का नया खतरा पैदा होता दिख रहा है।
नवी तस्वीर, इजराइल के हमले के बाद तेहरान में दहशत के सायरन बजने लगे। हर पल एक और हमले का डर लोगों को सताता रहा। रात भर तेहरान के लोग इसी डर के साए में रहे। 10वीं तस्वीर, ईरान पर सीरियल स्ट्राइक का पूरा ऑपरेशन खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली मिलिट्री के तमाम बड़े अधिकारी लाइव देख रहे थे।